अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये रिवर्स होता है, ये रिवर्स होता है ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये रिवर्स होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ठीक है, यही बात याद रखना है। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या चीज होता है? गेन करने का इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी, ताकत। गेन करने से मतलब नहीं, गेन करने की ताकत होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या चीज होता है? लूज करने की टेंडेंसी। ठीक है, द टेंडेंसी, लिख सकते हो एक लाइन इसमें, द टेंडेंसी टू लूज लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, यानी तुम ये सिंपल सा याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिवर्स बात होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ऐसे भी तुम बोल सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस यही बात है, सिंपल सा। तो ये छोटी सी टर्म थी, ये कभी कभी बोला जाएगा कि ये बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका बहुत कम है। पॉजिटिविटी ज्यादा तो निगेटिविटी कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टर्म कभी कभी हम यूज करेंगे बोलने में, बोलने की भाषा में, तो आप ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करें, ये इजीली आप समझ जाएंगे अब इसको। ठीक है, तो इससे वैसे और इसमें कोई बात करना नहीं है अपने को। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे कुछ इसी सब से रिलेटेड है, एप्लीकेशंस है। बोला जाता है एप्लीकेशंस हो, तो एक छोटा सा हेडिंग बना लो, एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये सारे का मिक्स होकर के एक एप्लीकेशन की तौर पे यूज होता है। लाइक तुम्हें बोलेगा ना कि मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर पे अरेंज करो, क्या बोला जाएगा आपको? आपको बोला जाएगा कि मेटालिक कैरेक्टर के ऑर्डर पे अरेंज करो। तो सवाल है कि पहला बात, मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? अच्छा, ये मेटालिक कैरेक्टर नाम कहां से आया? दूसरा बात है कि ये मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है और ये मेटालिक कैरेक्टर वर्ड क्यों यूज किया गया? तो ये मेटल से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? मेटल से। तो हम एक मेटल को अच्छा मेटल क्या कहेंगे? मेटल्स के पास में टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। याद करो, हम लोग को लेवोजर आकर के यही चीज समझाए थे कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। तो मेरे भाई देखो, मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये मेटल है, एम इज अ मेटल। और अगर कोई नॉन मेटल था, एक्स, एक्स अगर कोई नॉन मेटल है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या चीज हो जाएगा? रिवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑफ एक्स माइनस, रिवर्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स होगा। ठीक है, अच्छा, ये मेटालिक कैरेक्टर बोलो या फिर यहां पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? निकल रहा था बाहर। याद करो, याद आ रहा होगा आपको कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते थे, यानी मेटल सरफेस होता था और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। तो ये मेटालिक कैरेक्टर बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो, सबका मतलब सेम है। तो यहां पर ये भी काम हो सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक का भी यही सेम फेनोमेना चलेगा। तो सवाल है कि हम लोग कैसे कैसे रिलेट कर पाएंगे इस चीजों को। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिख लेते हैं, दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which easily loses electron, easily loses electron are good metals। यानी कि जो सब्सटेंस आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, वो क्या चीज कहलाएंगे? गुड मेटल्स एंड हैव हायर मेटालिक कैरेक्टर। और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, मेटल बढ़िया। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक बात और कि रिवर्स जो होगा इसका, मेटालिक कैरेक्टर का, रिवर्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इस क्या होगा? नॉन मेटल का कैरेक्टर होगा। जाहिर सी बात है
कि जो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा उसका जस्ट रिवर्स, क्योंकि जो मेटल्स होंगे उसके पास तो देने का टेंडेंसी होगा, तो लेने का टेंडेंसी कम होगा, तो उसका रिवर्स में बात होगा। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर का तुम्हें ऑर्डर पता है तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सवाल है कि आप कहेंगे सर इसमें आप लिखे एप्लीकेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या यूज है। तो मेरे भाई देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का यही यूज है कि मेटल इलेक्ट्रॉन जितना आसानी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन अगर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, यानी कि आयोनाइजेशन करने में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगा, तो इजीली लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो बढ़िया मेटल होगा। दिखाई दिया किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं। अब दूसरा चीज और, अगर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये आसानी से लूज करेगा क्या इलेक्ट्रॉन, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। तो इसी पर हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स, मेटालिक कैरेक्टर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मेटालिक कैरेक्टर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए अच्छा मेटल होने के लिए या ज्यादा होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छा मेटल होने के लिए ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, बोलो बोलो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि आसानी से लूज कर सके। तो मेरे पास पहला यही बात है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पॉइंट नंबर 1 स्मॉल वाला रोमन वाला लिख लेना 1, कहीं ऊपर 1 लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, यानी इनवर्सली रिलेटेड है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। हम बोल रहे आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि आसानी से लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बातें ये सारी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करवाना है बस। रोमन वाला 2 लिखना, रोमन वाला। और ये थर्ड नंबर पॉइंट, चलो इलेक्ट्रॉन मेटालिक कैरेक्टर कब होगा, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर हम बात करें कि निगेटिव साइन के साथ ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जल्दी से बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा या कम, जल्दी से बता दो। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, कम हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly. क्या हो जाएगा, क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, सारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थोड़ा बहुत एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस तो है दोनों के बीच, तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। तो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है। अब मेटालिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी ऑर्डर होगा। समझ आ गया बात। तो ध्यान रखना, पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही देखना फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। कभी कभी गलती हो जाता है, बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी सीधा सीधा कहीं कहीं से पढ़ लेते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और सीधा सीधा वही लगाते रहते हैं, आंसर गलती हो जाता है। इससे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाना, टेंडेंसी लूज करने की टेंडेंसी की बात होगी पहले। ठीक है, याद रखना इस चीज को, यहाँ पे बहुत लोग को हम गलती करते हुए देखे हैं, इसीलिए पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन आयोनाइजेशन एनर्जी, अदरवाइज क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन था मेटालिक कैरेक्टर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अच्छा, आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम का कोई चैप्टर बच्चे पढ़े हैं क्या? और पढ़ाई हुआ होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब और रिडक्शन का मतलब बचपन में पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, जैसा हम जानते हैं क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, हो गया चैट। बस हमें इतना ही याद करना था कि आप लोगों को पढ़ाया गया है या नहीं। तो मेरे भाई उसी से रिलेटेड एक टर्म और होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और एक और होता है, रिड्यूसिंग पावर भी होता है। ठीक है, और एक और होता है थर्ड नंबर एप्लीकेशन। और यहीं पे कॉमन देकर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं एक ही साथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। मतलब ये रिड्यूसिंग पावर का मतलब खुद का रिडक्शन नहीं होगा, विच ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात हो रहा है, ऑक्सीडाइज दूसरे को करना है, पावर कितना है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और खुद का रिडक्शन होगा। तो लिख सकते हो विच ऑक्सीड, इसके नीचे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑक्सीडेशन इसका मतलब समझ जाते हैं, विच ऑक्सीडाइजेस अदर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, इसका खुद का रिडक्शन होगा लेकिन ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट्स वाई नोन एज ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ये रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? ठीक है, जो कि दूसरे को रिड्यूस करेगा, विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन होगा, गेट्स ऑक्सीडाइज। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब तो ऑक्सीडेशन करना करेगा, वो नहीं, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन होगा। समझ आया? यानी कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, यहां पर हम लोग कैसे बात करते हैं आगे चल के पता चलेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बात याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सारा चीज, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, तो जाहिर सी बात है अगर गेन होगा इलेक्ट्रॉन का तो इसका मतलब होता है रिडक्शन होना। ठीक है, भले आप लोगों को नहीं पता होगा, बाद में अच्छे से पता चलेगा, अभी ध्यान रखो। देखो लॉस में ओ आता है और ओ से ऑक्सीडेशन, गेन में ना आर आता है ना ओ आता है, तो मेरे भाई लॉस में ओ आता है ना, तो ओ से याद रखना ऑक्सीडेशन, तो अपने आप गेन का मतलब याद रहेगा रिडक्शन होगा। इसका मतलब अगर ये कोई मेटल है और मेटल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कोई मेटल है मेरे भाई तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, किसी को देगा। तो सिंस ये मेटल का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मेटल का रिड्यूसिंग पावर बात होता है, मेटल का क्या बात होता है मेरे भाई, रिड्यूसिंग पावर बात होता है। ठीक है, यानी जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, उसका मतलब वो किसी और को उतना आसानी से क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर है। खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लॉस किया इलेक्ट्रॉन, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर क्या बोल सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटालिक कैरेक्टर के। क्या हम बोल सकते हैं कि यहीं पर से, और हमें मेटालिक कैरेक्टर का सादा प्रॉपर्टीज पता है, तो मेरे भाई यहां से कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया कि रिड्यूसिंग पावर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मेटालिक कैरेक्टर के होगा। यानी जो मेटल जितना बढ़िया होगा इसका मतलब वो रिड्यूस उतना अच्छा से कर सकता है। क्या बातें समझ में आ गई यहां तक? तो बताओ तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, बता सकता है कोई? हम्म, अगर रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वेरी गुड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एग्जैक्टली, सबका सही जवाब आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका खुद का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ था, यहां पर ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ, लेकिन ये क्या कहलाएगा कि
सिंस ये किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो किसी ने दिया होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नॉन मेटालिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है, तो या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर लिख दो, या सिंपल सिंपल लिख दो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिख दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखना चाहिए हमें। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो मेरे भाई ये क्लियरली है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। तो अब सवाल है कि हमें मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर कैसे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन पर कैसे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे करेगा, तो सेम उसी बिहेवियर पर रिड्यूसिंग पावर भी बिहेव करेगा। तो यही एप्लीकेशन था, यही एप्लीकेशन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, रेयरली यूज होगा ये सब चीजें, खास करके मेटालिक कैरेक्टर तो कभी कभी यूज भी हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर बहुत रेयरली आपको कहीं पर क्वेश्चन बनाने में मिल सकता है, अदरवाइज ये मिलता नहीं है, अदरवाइज नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ये लेस इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बट आपको फिर भी सारी चीजें पता होनी चाहिए, कहां से क्वेश्चन आ जाए क्या पता एग्जाम में, कॉन्सेप्ट तो हर चीज सीखना है। तो यहां तक आपको अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बोलो यस या नो। ठीक है, तो ये आसान आसान चीजें थी मेरे भाई, अब ये आसान आसान चीजें थी। अब जो हम लोग को मेनली डिस्कस करना है, अब जो किसी को डाउट है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो, या कहीं पर नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो। तो क्या हम ऐसा मान लें कि किसी को डाउट नहीं है, जब कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि यस का भी जवाब बहुत कम आया है, तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, या आप लोग का कुछ छूट गया लिखना। क्लियर है, ऋषभ बोल रहा क्लियर है, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि सबको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये सब चीज कोई बहुत मुश्किल वाली चीजें नहीं है, तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं, किसी को डाउट है तो प्लीज बोल देना हमें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना। तो एक नया टॉपिक की तरफ शुरुआत करते हैं, लैटिस, लैटिस इंथैल्पी, और तुम लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, तुम लिख लो, नहीं तो तुम फिर हमें आकर बोलोगे सर एनर्जी और इंथैल्पी में क्या फर्क है। मेरे भाई अभी के लिए सब सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि सारे चीज में फर्क होते हैं, आगे दो अलग अलग टर्म, फिर क्यों जरूरत पड़ता है दो अलग अलग टर्म्स का। तो मेरे भाई दो अलग अलग टर्म्स है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता, इंथैल्पी में एनर्जी में होता है, ये आपको टाइम के साथ में पता चल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पे। ठीक है, अभी आप मान के चलेंगे सेम होता है। ठीक है, अभी आप मान, सिनोनियम्स एंटोनियम्स कैसे होता है कि सिमिलर मीनिंग वाले हैं, सिमिलर मीनिंग वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है, कब इंथैल्पी यूज करेंगे कब एनर्जी यूज करेंगे, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो अब है कि लैटिस, अब सवाल है कि लैटिस का मतलब क्या होता है, तो आयोनिक लैटिस होता है, जैसे आयोनिक कंपाउंड ना, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl अगर तुम्हें बात करें, तो मेरे भाई NaCl जो हम घर में रूम टेम्परेचर में जो नमक को देखते हैं वो NaCl ही रहता है, और वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, एस स्टैंड फॉर सॉलिड। तो सिंस ये Na+ और Cl- के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगते रहता है, आप सबको पता है कि ये Na+ आयन है और एक Cl- आयन है, और आपको अच्छे से पता है ये दोनों आयंस हैं, और आयोनिक के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और मेरे भाई जब आयोनिक बॉन्ड बन जाता है तो एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, उस कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलो, आयोनिक लैटिस बोलो, सबका मतलब सेम है। यानी कि हम यही बोलना चाहते हैं कि आयंस के बीच में एक अट्रैक्शन आ जाता है, दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अट्रैक्शन को ही बॉन्ड कहा जाता है, दो लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है, तो मेरे भाई वो अट्रैक्शन है ना,
अट्रैक्शन ही तो हुआ एक दूसरे के बीच में, तो दैट इज नोन एज बॉन्ड। ठीक है, अट्रैक्शन किसी दो चीजों के बीच में बॉन्ड। अब सवाल है कि आयंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, इसी को हम लोग आयंस बोल रहे हैं। तो ये चार्जेस के बीच में ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, आपको पता है। तो मेरे भाई ये अट्रैक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं दैट इज नोन एज आयोनिक लैटिस। ये लैटिस का रूप बोला जाता है, आयोनिक लैटिस। तो सिंस अब जैसे क्या है ना, अब इस आयोनिक कंपाउंड का जो Na प्लस और Cl माइनस पहले से अट्रैक्टेड है, इससे ब्रेक करना है मेरे भाई। पीछे वाले ज्यादा फील कर पाएंगे, इस दोनों अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करवाना है, समझ आ रहा है। तो मेरे भाई इस अट्रैक्शन को अगर ब्रेक कराना है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हमें क्या काम करना है मेरे भाई, इस NaCl को हमें क्या करना, वापिस से इसके आयंस में तोड़ देना है, इसके आयंस में ब्रेक कर देना है। बोल सकते हो Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में, आयंस में ब्रेक कर देना है, ऐसे तुम बोल सकते हो। समझ आ रही है बात है। तो मेरे भाई एक चीज बता दो, इसको आयंस में तोड़ने में हमें एनर्जी लगेगी या हमें मिलेगी, बताओ, मिलेगी या देनी होगी? एग्जैक्टली exactly, देनी होगी, हमें एनर्जी देना होगा। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। तो मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स को, इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या होता है, ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। यानी कि अब केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। अगर एनर्जी लगेगा ना तो उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। यानी केमिस्ट्री का ये रूल है कि अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो प्लस से डिनोट किया जाता है, और एनर्जी मिलेगा तो माइनस से। तो अगर हम NaCl को आयंस में ब्रेक करेंगे, NaCl को अगर आयंस में ब्रेक करेंगे तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो प्लस लिख दिया, यानी कि NaCl से Na प्लस Cl माइनस में गया तो लगा एनर्जी प्लस। लेकिन मेरे भाई अगर सोचो हम उल्टा काम करते कि Na प्लस को और Cl माइनस को कहीं दूर से लेते आते, अलग अलग Na प्लस को लाते और Cl माइनस को दो अलग अलग जगह से उठा करके लाते और दोनों को करीब करीब रख देते, तो मेरे भाई वो वापिस क्या बना लेता, NaCl बना लेता। तो ऐसे केस में यानी कि रिवर्स भी तो हो सकता है, यानी अगर आयंस को करीब करीब लाएंगे तो मेरा प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि लैटिस बन भी सकता है। तो मेरे भाई उस टाइम में बनेगा तो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, तो उस टाइम में एनर्जी मिलेगा। यानी कि हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो एनर्जी देना होगा, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो एनर्जी मिलेगा। कितना एनर्जी मिलेगा, जितना लगा था उतना ही मिलेगा। ठीक है, जितना लगा था उतना ही मिलेगा। यानी जो नमक को जब पानी में डालते हैं ना मेरे भाई, नमक को या सुगर्स को, सुगर वैसे आयोनिक कंपाउंड नहीं होता है, नमक का एग्जांपल बात करते हैं, तो जब नमक को पानी में डालते हैं तो उसको हम लोग चम्मच से चलाते हैं। यानी कि चम्मच से चलाने वाले प्रोसेस को ही क्या कह रहे हैं, लैटिस एनर्जी। हम एनर्जी प्रोवाइड किए उसे, तब जाकर के वो क्या हो जाता है, आयोनाइज कर जाता है, तब जाके बोलते हैं डिसॉल्व कर गया वो। यही चीज अगर मान लो खाना बनाने टाइम में NaCl डालते हैं ना तो हीट करते हैं, तो हीट करने से वो लैटिस एनर्जी मिल जाता है और ये आयंस में ब्रेक कर जाता है। यानी इसका खासियत ये है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि रियल लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ लैटिस एनर्जी का यूज कर लिए। तो वो कहाँ से सप्लाई करते हैं, या तो चम्मच को जब चलाते हैं तब, या फिर हम लोग हीट करते तब लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी उसको देते हैं, तब वो आयंस में ब्रेक कर रहे होते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इसका डेफिनेशन भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, एक लेफ्ट से राइट वाले तरीके से, एक राइट से लेफ्ट वाले तरीके से। तो पहले हम लोग लेफ्ट से राइट वाले तरीके में लिखेंगे। तो अगर एक मोल होगा, अगर एक मोल, तो पर मोल बात होता है, सारी चीजें पर मोल में बात होती है। तो अगर एक मोल NaCl को उसके आयंस में ब्रेक कर देंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। एक मोल NaCl लिए, उसको आयंस में ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो यही कोई वर्डिंग में हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे, अमाउंट ऑफ जल्दी जल्दी लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, टू ब्रेक वन मोल, वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या आयोनिक लैटिस भी लिख सकते हो, आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स, into its constituent ions, into its constituent ions is known as lattice
इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे, क्या लिखे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक यानी तोड़ देने में 1 mole of ionic compound into its constituent ions is known as lattice energy या lattice enthalpy, जो मन करे बोल देना। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हुआ। इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग राइट से लेफ्ट वाले में भी लिखेंगे। तो इसका दो टाइप से डेफिनेशन लिखी जाती है, दो टाइप से डेफिनेशन लिखी जाती है। हाँ, पहला वाला ज्यादा यूज में आता है, वैसे दूसरा वाला भी यूज में आता है, ऐसा नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो आप एग्जाम में कुछ भी लिखेंगे, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन, सिर्फ जेई में आएगा आपका। तो एक दूसरा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ, आप राइट से लेफ्ट लिखेंगे तो रिलीज होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब वापिस चलेंगे तो फॉर्म होगा, 1 mole ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड from its constituent ions is known as lattice energy। ठीक है, तो या तो रिलीज के फॉर्म में लिखो या रिक्वायर्ड के फॉर्म में लिखो, दोनों फॉर्म में लिखा जाता है इसका डेफिनेशन, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंस, तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि लैटिस एनर्जी का ये डेफिनेशन है। अब सुनो, लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करे, एक एनर्जी है, और कैसा एनर्जी है, दो चार्जेस के बीच में। तो याद करो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी पर बात किए थे। तो मेरे भाई लैटिस एनर्जी का भी फॉर्मूला वैसा ही होगा, माइनस, ठीक है, माइनस के Q1 Q2/R आया था। अब सुनना यहां पर, तो जैसे ना यहां पर एक Na प्लस आयन होगा और एक Cl माइनस आयन होगा, होगा ना मेरे भाई। तो सिंस इसका रेड यहाँ पे सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस क्या है, आर। तो आपको पता है कि ये आर को क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। ये कटायन का रेडियस हो गया और ये वाला अनायन का रेडियस हो गया, तो मेरे पास जोड़ करके आर के जगह पे लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ये आर के जगह पे क्या होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। और Q1 Q2, तो यहां से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि लैटिस इंथैल्पी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज कहने का मतलब ये रेडियस, रेडियस को ही साइज या वॉल्यूम जो बोलने का मन करे तो साइज लिख सकते हैं। तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साइज, सीधा सीधा इसको आरसी आर ए लिखने में बहुत कंफ्यूजन आएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख दिए कि चार्ज, क्या ये के तो कांस्टेंट है, और लैटिस एंथैल्पी चार्ज और साइज। फिर से वही माइनस प्लस डिपेंड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, लगेगा तो प्लस और मिलेगा तो माइनस के फॉर्म में। तो ये दो फैक्टर्स पर, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के, आगे फॉर्मूला भी काम का है, आगे भी चल के बहुत सारे यूज होंगे इसके। तो मेरे भाई अब यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना चाहेंगे कि ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर कहने का मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जिसमें मन करे, ऑफ लैटिस इंथैल्पी, लैटिस एनर्जी जो बोलना है आपको। तो पहला सवाल है, पहला सवाल को हम बताएंगे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl। तो मेरे भाई यहां पर क्या चीज है कि चार्जेस, चार्जेस सब में सेम है। चार्ज देख लो, Li प्लस है Cl माइनस, यानी इसमें भी एक चार्ज, इसमें भी एक चार्ज, इसमें भी एक चार्ज, एक चार्ज, एक एक चार्ज का गेम है यहाँ पे। तो चार्ज सेम है, इसमें केस में क्या है, चार्ज सेम है। ठीक है, चार्ज क्या है, सब में सेम है, चार्ज, चार्ज सेम है सब में, +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1, चार्ज सेम है। बट साइज, साइज क्या चीज है, साइज ऑफ कटायन, साइज ऑफ कटायन लेफ्ट से राइट में इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ कटायन वेरीज, इसमें साइज ऑफ कटायन वेरी कर रहा है।
तो सिंस अगर साइज बड़ा होगा, साइज बढ़ेगा तो लैटिस इंथैल्पी घटेगा। तो मेरे भाई आपको ऑर्डर मिल गया होगा कि लैटिस इंथैल्पी सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका होगा। सबको आ गया? हाँ मृणालिनी, गलत हो गया। सबसे ज्यादा इसका लैटिस इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है। चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, Li2O Na2O, ये बताना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है। बस इसी तरीके से सोचना है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। सेकंड क्वेश्चन, अभी यहां पे हम लोग कटायंस को चेंज कर रहे हैं, अनायंस को सब में सेम रखे हैं। अनायंस सेम रखे, इसमें भी अनायंस सेम था, अनायंस सेम था। अब हम कटायंस को भी तो चेंज कर सकते हैं, सॉरी कटायंस को भी तो सेम रख सकते हैं। इसमें अनायन सेम रखे तो लेट से के एफ अनायन को चेंज कर दे रहे, के बी आर के आई। चलो बताओ सेकंड का क्या ऑर्डर पे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है डिक्रीजिंग में है? अभिराज बोल रहा सेम है। मेरे भाई हाँ सेम ही चीज दिए हैं, यहां पर भी कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा, चार्जेस सब में सेम है। तो मेरे भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है। हाँ सबका जवाब सही आया, वेरी गुड, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। चलो थर्ड वाला जवाब, थर्ड क्वेश्चन का जवाब, फिर इसी तरीके से फोर्थ का क्वेश्चन नंबर लिख करके लिखना, क्वेश्चन नंबर लिख करके इसी तरीके से फिर से कटायन सेम रख रहे हैं, कटायन सेम रख रहे हैं और अनायंस को वेरी कराए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी। तो इस पे भी ऑर्डर बता दो मेरे भाई, लिख लेना सब में बाजू में क्या वेरी कर रहा है। साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ कटायन, साइज ऑफ कटायन, इस तरीके से लिख लेना अपना मन में, ठीक है, ताकि ये पता हो तुम्हें। ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आ रहा कि सर कैसे बताए थे, आप फिर से भूल गए हम। इसलिए ब्रैकेट में अपना लिख लेना, यहाँ पे क्या हुआ साइज ऑफ कटायन, इसमें क्या है साइज ऑफ अनायन। तो मेरे भाई यहाँ पर सबका सब कुछ सही जवाब दे रहा है, सब कुछ डिक्रीजिंग और सबका कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे अनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, किसी का भी साइज इंक्रीज करें क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है। सेम जवाब इसका भी होगा। चार्जेस सब में सेम है, कैल्शियम में 2 प्लस, एफ में माइनस, कैल्शियम में 2 प्लस Cl माइनस, कैल्शियम में 2 प्लस, चार्जेस सेम है, चार्जेस क्या है सेम है, सबका ऑर्डर सेम आया। मेरे भाई ये तो निहायत ही आसान हुआ, ये तो बच्चों के लिए जेई मेंस लेवल के लिए क्वेश्चन हुआ। अब तुम्हें हम थोड़ा सा आईआईटी जेई वाला क्वेश्चन दिखलाते हैं, लैटिस इंथैल्पी से रिलेटेड आईआईटी जेई वाला क्वेश्चन दिखलाना चाहेंगे। लाइक एग्जांपल नंबर 5, NaCl। एक बात यहां पे हम बताएंगे पहले, MgCl2 AlCl3, याद रखना, याद रखना अलोंग आ, ये एक नोट में ही लिख लेना बात। इसके नीचे हम लोग 2 एग्जांपल्स और लिखेंगे, 6th भी लिखेंगे और एक 7th लिखेंगे, 7 क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। इसके नीचे एक नोट बना लो छोटा सा, ठीक है। ये बात हमेशा के लिए काम आएगा, ये हमेशा जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है, याद रखना। अलोंग आ पीरियड, अलोंग अ पीरियड साइज इज ऑलमोस्ट सेम, साइज क्या रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, याद रहेगा। अलोंग अ पीरियड में कभी भी बात कर रहे होंगे तो साइज क्या रहता है ऑलमोस्ट सेम होता है। अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप साइज चेंजेस, याद रखना। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेम नहीं लिख दिए, ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि बस जेड इफेक्टिव के अलोंग वेरी करता है, आपको पता होना चाहिए। तो पीरियड में साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन ग्रुप में साइज अच्छा खासा अमाउंट पे चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब गेम है मेरे भाई, यहाँ पर क्या चीज है Na प्लस, आयन भी सेम है, यानी कि इसमें +1 है और इसमें -1 है, इसमें +2 है, इसमें -1 है। अब तुम कहोगे सर 2 क्लोरीन है तो -2 है, एक क्लोरीन का बात करना है हम लोग को, एक आयन, +3 है -1। सिंस Na का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, क्या है कि हम क्या लिखे अलोंग अ पीरियड साइज इज ऑलमोस्ट सेम। लेकिन मेरे पास चार्ज अनायन का तो सेम है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस सब में है, लेकिन Na प्लस देखो Na प्लस है, यहाँ पे Mg2 प्लस है, Al3 प्लस, तो चार्ज अगर इंक्रीज करेगा
चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वहां पर लैटिस इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा अच्छा से दिमाग लगाना तुम्हें पड़ेगा यहाँ पर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लाइक MgF2, ठीक है, MgO, ठीक है, और तुम्हें दे रहे थे Mg3N2। तो यहां पर तुम्हें कटायन का चार्ज सेम मिलेगा। यहां पर देखो, कटायंस का साइज, कटायन का चार्जेस सेम है, लेकिन अनायन का चार्ज देखो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और नाइट्रोजन का -3 है। तो यहां पर भी चार्ज फैक्टर काम किया है, साइज तो मैग्नीशियम ही है, तो यहां पर भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये चार्ज फैक्टर लिख लेना है। इसमें भी कौन सा फैक्टर काम किया, चार्ज फैक्टर काम किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मेरे भाई, स्कैंडियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बाइड, ठीक है, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, स्कैंडियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बाइड। तो स्कैंडियम के जस्ट बाजू में टाइटेनियम होता है, स्कैंडियम के जस्ट बाजू में टाइटेनियम होता है। स्कैंडियम का +3, नाइट्रोजन का -3, टाइटेनियम का +4, कार्बन का -4। इस बार दोनों का चार्ज वेरी कर गया, और Q1 Q2 दोनों पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है IIT जेईई के लिए। ये सब आगे आने वाले टाइम में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों का चार्ज है, तो Q1 Q2 दोनों वेरी किया, इसमें एक का वेरी कर रहा था, कोई मतलब नहीं, एक का वेरी करे या दो का वेरी करे, वेरी करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको हम बता दिए। अच्छा, एक ये तो बात हो गया। अच्छा, एक और भी टर्म हमको आगे जरूरत पड़ेगा, लाइक जो टर्म है, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, या फिर हम पहले भी बताए थे आप लोग को, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R, नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं मेरे भाई, एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ यही वाला सॉरी, के का जगह पे रखना पड़ेगा, के Q1 Q2/R², और वेयर के इज इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं फोर्स इन एनी मीडियम। पता है हम लोग जो लिखते थे, वो फोर्स होता था वैक्यूम में, जो हम लोग लिखते थे ना, ये F क्या है, फोर्स इन एनी मीडियम। अब किसी भी मीडियम पे बात होगा तो वो होता है एप्सिलॉन। ठीक है, इसको परमिटिविटी ये सब बोलते हैं, आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो वैक्यूम में होता है, वैक्यूम बोलो या एयर बोल सकते हो, एयर भी चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो टर्म होता है एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, लिख सकते हो तुम, परमिटिविटी होता है ऑफ दैट मीडियम। जैसे आप लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे पढ़ते थे कि मीडियम पर डिपेंड करेगा, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वे सब वही सब है, ऐसा ही होता है चीज, मीडियम पर डिपेंड करेगा, इनटू Q1 Q2/R², ये होता है रियल फॉर्मूला। तुम्हें सच से ना दूर रखा जाता है। अब हम सच सच, तुम्हें सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे, बिल्कुल एकदम सच सच हम सब कुछ बताएंगे। तो मेरे भाई ये होता है रियल फॉर्मूला, तो ये है, हम लोग फोर्स इन वैक्यूम जो होता है ना, फोर्स इन वैक्यूम या एयर बोल सकते हो, एयर भी चलेगा, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। अब तुम कहोगे सर आप फिजिक्स में क्यों जा रहे हो, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मेरे भाई हमें जरूरत पड़ेगा अभी, यहां पर से आपको एक लाइन में जो समझाना चाहते हैं वो समझ आ जाएगा। सुनो, ये जो एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होता है, समझ में आया? ये क्या है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिट, इसी से रिलेट होता है मेरे पास, इसी का वैल्यू होता है, वैल्यू दिया रहता है कि इसका परमिटिविटी इतना है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू निकाला जाता है। और मेरे भाई एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1 होता है फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए 1 होता है ये, दैट्स वाई यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ले लिया जाता है। समझ आया बात, इसका मतलब अब तुम्हें हम बताना चाहेंगे कि एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है वाटर का जो होता है ये 80 होता है मेरे। तुम कहो कहां से आ गया, ये सब बताया जाएगा आपको फिजिक्स में, कहां से आया कैसे आया, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि 80 होता है। वाटर का कितना होता है मेरे भाई, 80 होता है। इसका मतलब तुम अगर फोर्स इन वाटर लिखोगे
पानी में अगर फोर्स लिखोगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन का जगह पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू 80। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 4 पाई, जल्दी जल्दी बोलो कैसे लिखेंगे इसे, 80 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखेंगे, इंटू Q1 Q2/r²। मेरे भाई अच्छा से तुम देखो तो ये फोर्स इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाई 80 हो गया है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि फोर्स पानी में डालने से 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, यस या नो, जल्दी बताओ। दिख रहा है कितना बड़ा गेम हो गया मेरे भाई। इसका मतलब किसी को पानी में डाल देंगे ले जाए करके, ठीक है, तो उसका फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो 80 टाइम्स घट जाता है। कहां पर से, एयर से। यानी एयर में उसमें जितना फोर्स लग रहा होगा उसको पानी में जाके डुबा दो, वो 80 टाइम्स उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो अब इसी से रिलेटेड एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रेशन इंथैल्पी। महा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सब चीज यूज होगा आगे चल के हम लोग का। तो अगला टर्म है हाइड्रेशन इंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगला हेडिंग बना लो, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया, वो पानी का बात हो रहा है। कभी कभी नहीं बोलते कि डिहाइड्रेशन हो गया है, इसका मतलब पेट में पानी की कमी हो जाती है। तो हाइड्रेशन का मतलब पानी डाल देना। तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलो या हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलो, हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। शॉर्ट में एच लिख सकते हो, एच, ठीक है, एच लिख सकते हो, हाइड्रेशन इंथैल्पी। सवाल है कि जाहिर सी बात है इसमें पानी में डालना है, किसे डालना है पानी में, तो आयंस को। ये क्या करना है मेरे में, पानी में आयंस को डालना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, अभी पानी में बात कर रहे हैं, कोई अदर सॉल्वेंट में भी बात कर सकते हैं। मेरे भाई ये NaCl था सॉलिड, कब, मतलब इसमें एक लैटिस एनर्जी स्टोर्ड था, लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी स्टोर्ड था, अट्रैक्शन फोर्स है इसके बीच में। और इसमें अगर फोर्स, इसके बीच में आयंस के बीच में अगर फोर्स F लग रहा है, तो अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या। ये NaCl को हम पानी में लाके डाल दिए, ये पानी है, बता सकता है क्या कितना कितना जगह। अगर यहाँ पे सॉलिड रखा हुआ है NaCl में फोर्स F है, तो पानी में डालने से क्या हो जाएगा, इसके बीच का आयंस का फोर्स 1/80 टाइम्स हो जाएगा, 80 टाइम्स इसका डिक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर x होता होगा तो x/80 हो जाएगा, अगर 15 न्यूटन का फोर्स होता होगा तो 50/80 हो जाएगा। इस तरीके से बात हो रही है। तो तुम कहो सर इसका रोल क्या है, बोले भाई इसका रोल बताने जा रहे हैं, आगे हम रोल बताएंगे इसका। चलो देखते हैं अब कैसे रोल है इसका, देख लेते हैं। जैसे ये Na+ को जैसे ही पानी में डाले NaCl को, तो सिंस NaCl को पानी में डालने से इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू बता दिया, उसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। हाँ यहाँ पे लिख लेना, परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक, परमिटिविटी या इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लेना वहां पे, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोला जाता है। तो सिंस पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80 है, तो ये जैसे ही पानी में जाएगा वो अपने आप Na+ और Cl- का बीच का अट्रैक्शन कम हो गया होगा, दूर दूर हो जाएंगे। आपको ये पता है कि जब किसी के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है तो दूर दूर हो जाते हैं। और मेरे भाई कंटेनर में खूब सारा पानी रखा हुआ है, कंटेनर में खूब सारा पानी रखा हुआ है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो ये पानी से हम जाकर के पूछे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, H2O मॉलिक्यूल्स जो है, इससे हम जाकर के पूछे कि क्या करते हो भाई, तो ये कहने लगा, ये पानी मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स कहने लगे कि सर हम समाज से करते हैं। हम बोले कैसी समाज सेवा भाई, ये कहने लगा कि सर सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल प्लस होगा। हम बोले हाँ,
बोला इसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन पर भी पार्शियल प्लस होगा और ऑक्सीजन पर एक और पार्शियल माइनस आ जाएगा। तो हम कहे कि तुम्हारे पास में दो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब तुम्हारे पास में दो पोल है, मतलब तुम डाईपोल हो। क्या बोले हम वाटर को? मतलब तुम डाईपोल हो, प्लस और माइनस दो टाइप की चार्जेस हैं। ये कहने लगा यस सर। हम बोले तो, बोला कि सर ये जो निगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, इससे हम सोडियम प्लस या एनी अदर कटायन के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। दिखाई दिया? यानी कि सॉल्वेंट क्या था इस बार? पानी था। और मेरे भाई एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, खूब सारा पानी है, और हर ऑक्सीजन के ऊपर में पार्शियल माइनस चार्ज होगा, और वो हर पार्शियल माइनस चार्ज से Na प्लस को घेर रखा है, पूरे अच्छे तरीके से घेर लिया। यानी तुम्हें कंटेनर के अंदर में, अगर तुम कंटेनर के अंदर में तुम Na प्लस को झांकोगे तो मेरे भाई इसको खूब सारा पानी इस तरीके से पूरा चारों तरफ से एक लेयर बना करके घेर लिया होगा। तुम कहोगे सर एक ही ना लेयर बनेगा? नहीं मेरे भाई, ये हाइड्रोजन में फिर प्लस आ गया, इसके पीछे पानी लग जाएगा, फिर उसमें जो आएगा उसपे पानी, इस तरीके से पूरा घिर जाएगा। सिमिलरली जो Cl माइनस आयन है, हम थोड़ा किनारे करके बना रहे हैं मेरे भाई, Cl माइनस भी पानी में आने के बाद फंस चुका है मेरे भाई, पानी हर तरफ से घेर रखा है, पानी हर तरफ से घेर रखा है, और इसमें भी कुछ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। ये Cl माइनस है, और H2O मॉलिक्यूल में आपको भी पता है कि H भी होता है, और आपको अच्छे से पता है कि ये समाज सेवा किस तरीके से करेगा। तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस है, और ये पार्शियल प्लस और माइनस से अट्रैक्ट होगा। तो दिखना चाहिए तुम्हें प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से कटायन और अनायन जैसे ही पानी में जाएगा, कटायन और अनायन जैसे ही पानी में जाएगा, वो दोनों के दोनों पानी मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाएंगे, पानी मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और बेचारा Na प्लस और Cl माइनस जो पहले से अट्रैक्शन फोर्स डेवलप कर रहा था, वो अलग अलग हो जाए। पीछे वाले इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। अपने को केमिस्ट्री सीखना है। क्लियर है सबको? यस या नो? पानी में जाने के बाद क्या हो गया? तो इन लोग दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। जो दोनों साथ रहते थे आज अलग हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है। पानी ने क्या क्या कर दिखाया? अभिराज क्लियर नहीं हुआ? क्या नहीं समझ में आया इसमें? हम्म, जल्दी से बोलो, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। और बाकी लोग? मेरे भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डेटा कल दिए थे ना? बोलो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितना होता है? 3.5। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। बोलो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल माइनस, और इसके ऊपर पार्शियल प्लस। यानी हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रखा है, तो मेरे भाई ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस तो आएगा, और सिंस ये पार्शियल माइनस आएगा तो ये प्लस चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा ही ना। और सिंस पानी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? एन, और अट्रैक्शन फोर्स वीक हो चुका है, NaCl के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स वीक ऑलरेडी हो चुका है, और पानी मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरीके से बोल सकते हो घेरा बना लेगा गोल गोल एक, उसके अंदर पे अपने वाटर मॉलिक्यूल, अपने जो स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, उस पार्टिकल के बीच में यानी H2O मॉलिक्यूल्स के बीच जो बीच में गड्ढा होगा, जो स्पेसेस होगा, उस पे जाके जाकर के चले जाएंगे वो, यानी उस तरीके से अट्रैक्ट हो जाएंगे। आई होप आप तो क्लियर हो गया होगा। बाकी लोग लिखो यस या नो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस मृणालिनी को समझ आया है? बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब क्या है, ये जो गोल गोल इस तरीके से जो लेयर बने, ऐसा थोड़ी ना कि H2O हमें दिखेगा, क्या पानी में दिखता है इस तरीके से H2O? नहीं, हम लोग समझने के लिए ऐसा बना है, छोटे छोटे खूब सारा H2O अट्रैक्ट कर लिया होगा, और ये जो गोल गोल बन जाएगा इसके सामने एक, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस कहा जाता है इसे, ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो कटायंस और अनायंस दोनों हाइड्रेट हो जाते हैं,
ठीक है, क्यों हो पाए? दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम हो गया था और पानी मॉलिक्यूल्स उसे अट्रैक्ट कर लिए हैं अच्छे तरीके से। तो इस रेडियस को कहा जाता है हाइड्रेटेड रेडियस। अब इस पर बात करेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस या हाइड्रेटेड साइज बात करेंगे। रेडियस कहेंगे जब रेडियस बात कर रहे होंगे, साइज, अदरवाइज वॉल्यूम बात करेंगे तो हाइड्रेटेड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम है। ठीक है, समझना वही चीज है, रेडियस से ही वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। तो सिंस ये सारी तो बातें थी, लेकिन अब सुनना एक बात, यहां पे सॉल्वेंट वाटर यूज हुआ। इफ सॉल्वेंट वाटर इज यूज्ड, अगर सॉल्वेंट वाटर यूज होगा तो हम बोलते हैं उसे हाइड्रेशन। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। लेकिन इफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट अदर इफ सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट ब्रैकेट में पोलर ही होना चाहिए। पोलर कहने का मतलब चार्जेस होने चाहिए उसमें, पॉजिटिव और निगेटिव, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके। अदर देन H2O, अगर H2O के अलावा यूज होगा तो उस केस में हम लोग हाइड्रेशन नहीं बोलते, सॉल्वेशन बोलते हैं। क्योंकि सॉल्वेंट क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा। इस प्रोसेस को सॉल्वेट कहते हैं, यानी अट्रैक्ट कर लेना, सॉल्वेट कर लेना, घुला लेना। ठीक है, तो सॉल्वेशन और ये रहा हाइड्रेशन, तो सिमिलर चीज है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, ये सारे चीज काम का है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज आया। यहाँ पे कैसा चार्ज आया? प्लस। तो मेरे भाई प्लस चार्ज को एक पोल, इसको दूसरा पोल कहेंगे तो डाईपोल। तो अब यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा लग रहा है? ये आयन है, ये क्या है? आयन है। और ये क्या है? डाईपोल है। तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, उसे क्या कहेंगे? आयन डाईपोल इंटरेक्शन। क्या लग रहा है? दोनों केस में लग रहा है। इसमें भी H2O डाईपोल है और Cl माइनस आयन है, तो इस केस में भी आयन डाईपोल और इस केस में भी आयन डाईपोल इंटरेक्शन लग रहा है। और ड्यू टू दिस, अब ये अट्रैक्शन फोर्स, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन था, तो ये स्टेबल थे, तो एनर्जी रिलीज होता था। जब NaCl बनता था तो एनर्जी रिलीज होता था, यानी दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ जाता था तो एनर्जी रिलीज होती थी। सिमिलरली यहां पर भी Na प्लस और पानी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आ गया तो एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि जहां पर भी अट्रैक्शन आएगा, यानी जहां पर भी किसी भी तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अट्रैक्शन आएगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन आता था तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती थी। यहां पर भी Na प्लस पानी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आया तो एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर भी Cl माइनस और पानी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आया है तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी क्या चीज होती है? रिलीज्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? रिलीज्ड एनर्जी होती है। तो इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ पे रिलीज ही होगा, कहीं खूब सारा पानी है, खूब सारा अट्रैक्शन लगेगा। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल, हमेशा पर मोल बात होती है, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या लिख सकते हो? आयोनिक कंपाउंड को क्या लिखेंगे हम लोग? इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। तुमको अगर सर पानी लिखना चाहिए, मेरे भाई अगर सॉल्वेशन एनर्जी होगा लिखने का तो सॉल्वेंट लिखना पड़ेगा, उस सॉल्वेंट का बात करना पड़ेगा। तो अगर वाटर होगा तो वहां पर हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी बोल, वहां पर भी तुम सॉल्वेशन कह सकते हो, वहां पर भी सॉल्वेशन कह सकते हो। ठीक है, बट हाइड्रेशन जनरली यूज होगा, हाइड्रेशन, सॉल्वेशन बहुत रेयरली यूज होगा। तुम कहोगे सर दूसरा पोलर सॉल्वेंट कौन होगा? मेरे भाई तुम्हारा फेवरेट, जो तुम्हारा अल्कोहल है। ठीक है, तो मेरे भाई ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। ये हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड साइज भी समझ में आ गया होगा। तो अब क्या चीज है ना, अब यहां पर एक टर्म हम बात करेंगे अभी, यहां पर एक टर्म बात करेंगे, फाई। एक फाई होता है टर्म, जो कि जरूरत पड़ेगा आज की क्लास में हम लोग को। ये फाई को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, शायद पहले भी यूज किए हैं चार्ज डेंसिटी वर्ड। इसी का और दूसरा नाम भी है आयोनिक पोटेंशियल। मेरे बहुत सारा नाम है इसका। ठीक है, इसका नाम है आयोनिक पोटेंशियल भी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा रह सकता है, फाई से डिनोट किया जाता है, मतलब कुछ नहीं इसे। इसका मतलब होता है चार्ज डेंसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, चार्ज बाई साइज, साइज करने का मतलब वॉल्यूम।
चार्ज अपॉन साइज, मास डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज चार्ज डेंसिटी। तो अब देखो, अब जैसे मान लो कि किसी का चार्ज चार्ज बड़ा है, यानी कि ये चार्ज हमें बताना, अगर यहां पर Na प्लस की जगह पे Mg2 प्लस होता तो बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होता या कम होता? बस हमें यही बता दो, अगर Na प्लस की जगह पे Mg2 प्लस होता, मैग्नीशियम 2 प्लस, तो अट्रैक्शन ज्यादा होता या कम होता? जल्दी बताओ, फास्ट। ज्यादा होता, वेरी गुड, ज्यादा होता। तो इसका मतलब हम यही कहना चाहेंगे, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी तुम्हें यहां से भी मिलने लगा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हाँ, पीछे वाले समझ गए, अरे सर यहाँ भी गेम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी चार्ज पर डिपेंड करेगा। हाँ मेरे भाई, और क्या, अगर साइज बड़ा हो गया, मान लो कि चार्ज एक ही प्लस है, तो अगर एक प्लस चार्ज है, साइज बढ़ जाएगा, तो मेरे भाई वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ज्यादा दूर में। कहीं एक ही चार्ज है और पूरा सर्कल में, पूरा स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर स्फीयर छोटा तो हर पॉइंट में ज्यादा ज्यादा डेंसिटी होगा चार्ज का, और अगर स्फीयर कम होगा तो हर पॉइंट में कम कम बटेगा चार्ज। तो अगर कम कम बटेगा तो अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी कम हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या बोल सकते हो तुम, उस केस में जो होगा वो हर पॉइंट में चार्ज कम कम होगा, भी कम होगा। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी कुछ तुम्हें लग रहा होगा सर गेम है, यहाँ पर भी साइज साइज आया, वहां पर भी आया था। हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा जो फॉर्मूला में आता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे वहां पर था Rc प्लस Ra था, कटायन का साइज प्लस अनायन का साइज, बट यहाँ पे कटायन और अनायन तो अलग हो गया, कटायन और अनायन तो अलग हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी में जो साइज वाला फैक्टर होता है ये अलग अलग होता है, आर कटायन प्लस आर ऑफ अनायन, ऐसे प्रोपोर्शनल होता है। समझ आया? ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग होता है, ध्यान रखना ये चीज। उसमें देखो आरसी प्लस आर एस सेम था, एक ही में, कोई एलसीएम एलसीएम का चक्कर नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, जरूरत नहीं है अपने को अभी ज्यादा जानने का, बस इतना ही समझ लो, ये दो फैक्टर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा सा तुम्हारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बता दिए कि हाइड्रेशन इंथैल्पी इस तरीके से याद रखो। कैसे याद रखोगे कि लैटिस इंथैल्पी में क्या होता है, आयंस जुड़ने की बात होती है, और पानी में डालते तो अलग अलग हो जाते, तो मेरे भाई ये अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, बस ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अब हमें बात करना है हाइड्रेटेड रेडियस का। बताना हमें कि अब अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा हाइड्रेट होगा, तो उसका रेडियस भी तो ज्यादा होगा। यानी कि अगर हमें समझ में आ गया कि हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड, एनर्जी रिलीज है इसलिए निगेटिव के साथ में होगा, तो हाइड्रेटेड रेडियस का भी साइज बढ़ेगा, हाइड्रेटेड रेडियस का भी साइज बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बता दो, हाइड्रेट होने से वो आयन मोटा हो जाएगा? मोटा कहने का मतलब बड़ा सर्कल बन जाएगा, स्फीयर, तो बोल सकते हो मोटा हो जाएगा वो? बोलो यस या नो। मोटा कहने का मतलब समझना, गोल ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो मेरे भाई एक चीज और बता देना, मोटा मोटा बंदा ज्यादा तेज दौड़ सकता है, मोटा बंदा ज्यादा तेज दौड़ सकता है या पतला बंदा? बताओ जल्दी से, मोटा बंदा ज्यादा तेज दौड़ सकता है कि पतला? हाँ, पतला, शाबाश। इसका मतलब अब मूवमेंट पे बात करेंगे तो आयोनिक मोबिलिटी भी यहां पर एक टर्म आएगा। तो आयोनिक मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ आयन, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। तो अगर हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गया तो मेरे भाई आयोनिक मोबिलिटी घट जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा सोचो, अब सोचो यहां पर से, जिसका जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अगर साइज कम, अगर साइज, अब यहां से रिलेट करिए, बहुत महा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, अगर साइज ऑफ आयन कम, डिक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा।
बढ़ेगा। और आयोनिक मोबिलिटी को शॉर्ट में आईएम लिख रहे हैं, तो आईएम हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्लियर होना चाहिए। यानी जो छोटा है वो मोटा है, रेडियस पर बात करेंगे तो मोटा है, जो छोटा है वो मोटा है, और जो मोटा होगा उसका मूवमेंट कम होगा। याद हो गया? की पॉइंट दे रहे तुम्हें, क्या की पॉइंट है? जो छोटा है वो मोटा है, रेडियस उसका ज्यादा होगा। हाइड्रेटेड एनर्जी और रेडियस भी लिख सकते हो। जो छोटा है वो मोटा है, और जो मोटा होगा उसका आयोनिक मोबिलिटी कम। लिख लो मेरे भाई, ये महा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ऐसे याद रखोगे सब चीज बन जाएगा क्वेश्चन। जो छोटा है वो मोटा है, और जो मोटा है वो तेज भाग नहीं पाएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई? निहायत ही आसान लग रहा होगा अब। तो मेरे भाई आप क्वेश्चंस करेंगे, जाहिर सी बात है, जब कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी एंड हाइड्रेटेड साइज। जाहिर सी बात है, एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, Li प्लस, पानी में डालेंगे तो एक्वस लिखा रहेगा, पानी में लिखा रहेगा, तुम्हें क्वेश्चन में इसी तरीके से लिख करके आएगा एग्जाम में। हाँ, कैसे आएगा? ऐसा ही आएगा। Na प्लस एक्वस, ठीक है। और के प्लस एक्वस, जगह नहीं तो आरबी प्लस में रोक देते हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास जगह है तो सीएस प्लस भी लिख लेना, कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो मेरे भाई अगर यहां पर हाइड्रेटेड साइज का बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रेट कौन होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज लिखा गया है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है? बस आईएनसी लिख दो, इंक्रीज है तो आईएनसी डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है रेडियस, गलत लिख दिया तुम लोग। अभी क्या बताए थे? साइज 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 भूल गया तुम लोग, भाई फलक का बस सही है मेरे भाई। लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, चार्ज तो सब में सेम है, तो हाइड्रेटेड साइज तो डिक्रीज करेगा। अरे तुम लोग गलती कर रहा है मेरे भाई, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन इसका होगा। और आपको पता है कि हाइड्रेशन पता है तो आप मोबिलिटी इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर होगा, जस्ट रिवर्स पे होगा। का सेम है, साइज बड़ा है, सबसे कम, सबसे कम इसमें होगा क्योंकि बड़ा साइज है। आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ बाबू, डाउन द ग्रुप है, साइज इंक्रीज कर रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। चलो ये गलती मत करना। हाँ तुम कहोगे सर आयोनिक मोबिलिटी भी, अरे इसका रिवर्स होगा, ये जो ऑर्डर आया हाइड्रेटेड साइज का, इसका जस्ट रिवर्स कर लेना, वही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन में हम लोग आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, और कौन हो जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। चलो इसमें आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बता दो। आईएम, आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बता दो। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर वही होगा। तो जो छोटा है, जो छोटा है वो मोटा है मेरे भाई, मोटा होगा तो दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा कौन दौड़ पाएगा? ये सबसे बड़ा है। जो छोटा है वो मोटा है, और मोटा है तो मूवमेंट कम होगा। बस यही की पॉइंट लगाना है। जो छोटा है वो मोटा है, मोटा है तो आयोनिक मोबिलिटी कम होगा, नहीं भाग पाएगा वो। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और ले लो मेरे भाई, एक क्वेश्चन और ले लो लास्ट। एफ माइनस एक्वस, एक्वस सब में एक्वस लगा लेना, Cl माइनस, बी आर माइनस एक्वस, और यहां पर आई माइनस एक्वस। ठीक है, इसमें हाइड्रेटेड साइड बता दो, हाइड्रेटेड साइज बता दो।
डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। जो छोटा है वो मोटा है, तो इसका मतलब रेडियस ज्यादा, छोटा है ये, तो मेरे पास मोटा है। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देंगे हम, एक क्वेश्चन हम देंगे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला, यानी कि इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। हाँ यूज सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास में? ऑप्शन नंबर ए Li+, ऑप्शन नंबर बी Be2+, ऑप्शन नंबर सी Cs+, और ऑप्शन नंबर डी Mg2+। चलो बता दो मेरे भाई, बता दो। सीजियम है, सीजियम। हाँ सही है, सबका सही आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। लिथियम के बाजू में बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम के नीचे होगा मैग्नीशियम, और यहां पर कुछ जाके होगा सीजियम। प्लस लगाने का मन है तो लगा लो, 2+2+। तो आपको फाई का ऑर्डर पता चल जाएगा, तो वही हाइड्रेटेड साइज का हो जाएगा। तो फाई का ऑर्डर पता कर लो, वो हाइड्रेटेड साइज के बारे में बता देगा, जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग फाई का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। फाई, तो इसका मतलब चार्ज ज्यादा है, तो ये दोनों में तो यही जीतेगा, इस दोनों में तो यही जीतेगा। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम में तो ये जीत जाएगा, और इस दोनों में भी ये जीत जाएगा। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, दोनों हेड इसी में आया है, तो फाई में तो यही जीतेगा। और सीजियम, सीजियम प्लस है, सॉरी यहाँ पे 2+ लिख दी, यहाँ पे +1 है, 1+ है। तो अगर सीजियम और मैग्नीशियम, वीडियो ऑडियो दोनों जा रही हैं, वीडियो ऑडियो दोनों जा रही हैं। ठीक है, तो जा रही है तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो मेरे भाई, जब जा रही है तो क्वेश्चन बनाना है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें हो गई, हाइड्रेशन, इंथैल्पी। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे तो हम लोग बहुत एंडिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल का बहुत एंडिंग की तरफ बढ़ गए। अब कुछ छोटे छोटे चीज है जिसको पढ़ेंगे, कुछ छोटा छोटा चीज है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। यहां तक सबको क्लियर है, यस या नो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये मेजर पार्ट पीरियोडिक टेबल का खत्म हो गया, जल्दी से बताओ, फास्ट, फास्ट रिप्लाई करो। हाँ ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड।
ये सारा टी लिखा है, टी का मतलब, अच्छा वाई के बाजू में टी रहता है, डेट्स वाई लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब है ना एक छोटा छोटा टर्म्स है जिसको जानना जरूरी है, यहाँ पे आप लोग सीडीपीएस में दिया हुआ है, तो लाइक वही चीज करने जा रहे हैं हम लोग, एसिडिक नेचर, या एसिडिक और बेसिक नेचर पे बात करेंगे। एसिडिक और बेसिक नेचर पे बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। इसका और डिटेल में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ बच्चे पढ़े होंगे बचपन में, मतलब क्लास 10th में, बट बहुत लोग नहीं भी पढ़ा होगा, तो हम लोग उसको नहीं, उस वाले को टर्म को यहाँ पे नहीं जानेंगे, जब पढ़ लेंगे तो बाकी और कर लेंगे हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब अभी जितना आप लोग जानते हैं उसके बेसिस वाला काम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि आपके सीडीपीएस में भी उतना ही दिया हुआ है, मतलब जितना यहाँ पर जितना आप लोग समझ सकते हैं। तो एसिडिक और बेसिक नेचर पर बात करते हैं। तो जैसे कोई भी लेट्स से कोई एक्स एक एलिमेंट है, एक्स इज एनी एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये एक्स ओ एच, तो हम लोग इतना बचपन में क्लास 10 में बता दिया जाता है कि अगर ये एसिड की जैसा बिहेव करेगा, अगर ये एसिड की जैसा बिहेव करेगा तब क्या होगा, और बेस की जैसा बिहेव करेगा तब क्या होगा। यानी इफ इट बिहेव्स एज, इट बिहेव्स इफ इट बिहेव्स एज डैश, डैश कहने का मतलब यहां पे डैश का जवाब इधर है, अगर ये एसिड की जैसा बिहेव करेगा और ये बेस की जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर एसिड के जैसा बिहेव करेगा ना, तो आपको भी पता है कि ये एक्सो माइनस और एच प्लस देगा, एसिड्स एच प्लस देते हैं, है ना, पानी में डालने पे, और बेसिस ओ एच माइनस देंगे, तो एक्स प्लस और ओ एच माइनस देगा, ये सबको पता है अच्छे से। यानी अगर ये एक्सो एच, यानी अगर ये एक्स ओ एच, अगर ये एसिड हुआ और अगर ये एक्सो एच बेस हुआ, तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर एक्सो एच अगर एसिड है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और अगर एक्सो एच बेस होता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। सबको पता है, सबको दिख रहा है, जो दिख रहा है सो लिख रहे हैं, उसी को लिख दिए यहाँ पे। अगर एसिड होगा तो H प्लस छोड़ेगा और बेस होगा तो OH माइनस छोड़ेगा। तो मेरे भाई इसका मतलब यही है, लेकिन सवाल है कि हम कैसे जानेंगे कब कौन वाला बॉन्ड तोड़ना है, हमें कैसे पता चलेगा, सबसे बड़ा तो यही प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा डाउट कि हमें कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाई इसके लिए हम है बताने के लिए। तो देखो ये एक्स ओ एच, अब देखो ये सारे का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता है ना, ये ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है 2.1 होता है। ये बात सबको अच्छे तरीके से पता है। तो इसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना आया, इसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, और 3.5 में 2 माइनस करेंगे तो 1.5 मतलब 1.4 आया, 1.4 आएगा, है ना। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, अगर ये वाला, ये इसको हम लोग ब्रैकेट लगा दो, इधर वाला ये वाला लाल वाला, इसमें भी तो होगा, एक्स एक्स कोई एटम होगा, लाइक लिथियम हो सकता है, और कोई दूसरा सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर का जो लाल वाला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ओ, ये लाल वाला जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस लिखा हुआ, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ओ, मॉड पे बात करना है, ऐसा मत कहने लगना कि सर ऐसा वाला आ रहा था, मॉड मॉड का बात कर रहे हैं। तो ये जो लाल वाला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, अब जाहिर सी बात है जिसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो वही टूट जाएगा, वही टूट जाएगा ना, यही टूट जाता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं HCl में पोलर नेचर आ जाता है, H में प्लस हो जाता है, क्लोरीन में माइनस हो जाता है। तो अगर मान लो ये पूरा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो जाता तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता, टूट जाता कब, यानी आयंस में टूट जाता है ये।
हेलो। नहीं चल रहा है। चल रहा है। वीडियो जाएगी, अभी वीडियो जाएगी, ऑडियो जाएगा। चला रहा होगा अब। ठीक है। तो अगर ये लाल वाला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है, ये वाला 1.4 से कम आ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर लाल वाला 1.4 से कम आ गया, तो इसके बीच का ये बॉन्ड नहीं टूट सकता। इसके बीच में टेंडेंसी क्या है टूटने का, ज्यादा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्या होगा ये, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये लाल वाला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर इससे ज्यादा आ गया, तो इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा, तो टूटने का चांसेस ज्यादा होगा। यानी अगर ये 1.4 से ज्यादा है लाल वाला, तो मेरे भाई उस केस में कैसा बिहेव करेगा, बेस, यानी कि OH माइनस निकल जाएगा बाहर। क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताओ। क्लियर है, यस या नो। ये बस ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसका जब अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये समझ में आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं। ये तो एक रिलेशन का बात की है कि कैसे बात करना। हमें थोड़ी ना बताना है कि ये एसिड है या बेस है। हमें तो बस बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सिंस, अब देखो, अगर हम यहां पे कंक्लूजन लिखेंगे, अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चले, अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स है, ये तो फिक्स है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ऑफ एक्स का इंक्रीज करेगा, जो एटम होगा उसका इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम से लेकर के हम लोग कहां तक चल रहे हैं, फ्लोरीन तक चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका बढ़ेगा मेरे भाई, तो सिंस इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम बढ़ा रहे हो, तो इसका बढ़ेगा तो डिफरेंस कम आएगा। धीरे धीरे क्या लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो बढ़ते जाएगा, तो ऑक्सीजन और एक्स के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम। कम होगा, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। समझ आया। यानी कि लेफ्ट टू राइट कभी भी चलेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। और अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे, मतलब कि नीचे ऊपर से नीचे चलेंगे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको पता है घटेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। तो क्या अगर हम तुमसे सवाल पूछे कुछ, तो तुम जवाब दे सकते हो क्या, अगर हम तुमसे जवाब पूछे। अच्छा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है तो बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो मान लो तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन पर चलता है। तो अगर एक चीज तुम्हें पता है, तो दूसरा चीज तुम्हें भी नोन है, ऐसा मत समझना कि नोन नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग खुशियां मनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करके खुशियां मनाएंगे हम लोग। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, हमें जल्दी से बता देना, अरेंज द फॉलोइंग, या हम क्वेश्चन के सामने ही लिख देंगे, क्वेश्चन के सामने ही में लिख देंगे कि कौन सा ऑर्डर पे करना है, कभी एसिडिक कर लेंगे, कभी बेसिक कर लेंगे। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, CSOH। तो बताओ इसमें बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज वाला है ऑर्डर पे या डिक्रीज ऑर्डर पे है, इंक्रीज ऑर्डर पे है, डिक्रीज ऑर्डर पे है। पहला नंबर। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है।
बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है। जवाब आ रहा है इंक्रीज है। जाहिर सी बात है, अभी जस्ट पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। चलो सेकंड का बता दो, सेकंड का बता दो, सेकंड का बता दो। जल्दी बताओ सेकंड का। कोई नहीं बताया अभी तक, किसी का जवाब नहीं आया है। बी का कम, हाँ मेरे भाई, क्या है कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो डिक्रीज करता है। आप बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो इसका मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक होगा। हाँ डिक्रीज ऑर्डर पे सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। तो अब ये सारी बातें तो हो गई, तो सिंपल सिंपल सा बात है, आप तो आसानी से आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं ये सारी चीजें, ये तो बहुत निहायत ही आसान हो गया। अब क्या है ना, सुनना, यहाँ पे क्या चीज है, एक टर्म और यूज होता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रा एसिड्स और और एक और होता है ऑक्सी एसिड्स। तो ये सारे कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स का है, हाइड्रा एसिड्स का भी कैटेगरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रा एसिड्स का कैटेगरी बोल सकते हैं या ऑक्सी एसिड्स का कैटेगरी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, एक और बना लो, HOCl, HOBr। ऐसे नहीं लिखने का मतलब गंदा लग रहा है तो ऐसे लिख लो शॉर्ट में, HOCl, HOBr, वही चीज है। BrOH भी लिख सकते हो, ClOH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और HOI, इस पे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बताओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ, जल्दी बताओ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है? हाँ सही है, मृणालिनी का सही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है। हाँ सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। तो ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब अब एक टर्म जो होता है ना जिसमें OH रहेगा, सवाल है ये जो रूल पढ़े ना हम लोग, ये जो रूल पढ़े एसिड्स के लिए या बेस के लिए, तो इस पे OH होना मस्ट है। सवाल अगर OH नहीं होगा तो हम थोड़ी ना बता सकते हैं, तुम खुद देख लो, उसी के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट ही बनाए हैं। तो दिक्कत यहाँ पे ये वाली बात आ रही है कि OH नहीं होगा तब क्या करेंगे और OH होगा तब क्या करेंगे। तो सवाल है कि एक टर्म होता है ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, ये सारे ऑक्सी एसिड्स थे। यानी ऑक्सी एसिड्स उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, और ऑक्सीजन कनेक्टेड होना चाहिए हाइड्रोजन से। तो एसिड्स, तुम इसे भी एसिड कह सकते हो, मैं भाई रिलेटिव बात होती है सब चीज। एसिड्स हैविंग बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो, अगर एसिड्स हैविंग बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ओ कनेक्टेड होना चाहिए, ओ कनेक्टेड टू एच, ऑक्सीजन जो होना चाहिए कनेक्टेड थ्रू एच होना चाहिए, इसको कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़े थे ऑक्सी एसिड्स के लिए। तुम कहोगे सर और कितना टाइप का एसिड होता है, मेरे भाई अलग नहीं, टेंशन मत लो। फॉर हाइड्रा एसिड्स, पहले बात तो हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन नॉट कनेक्टेड थ्रू एच, और मे बी ऑक्सीजन हो भी ना, नॉट कनेक्टेड थ्रू एच। ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन हो भी नहीं कंपाउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा एसिड जैसे HCl, मेरे भाई ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ो कि HCl एसिड होता है, HBr एसिड होता है, HI एसिड होता है, ये सारे एसिड्स होते हैं। और मेरे भाई ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सवाल है इसे कैसे करेंगे, अब इसमें तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। सवाल है कि तीनों एच देगा, तीनों एच देगा, ओ एच रहता तब ना बात था कि ओ एच देगा या एच देगा। तो मेरे पास ऐसे केस में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ साइज, एच तो सेम होगा, तो साइज पर देखेंगे। अगर साइज, किसी के बीच का साइज, दो आइटम्स के बीच का साइज अगर बढ़ेगा
तो ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, और बॉन्ड तोड़ना अगर आसान हो जाएगा तो H+ निकालना आसान हो जाएगा। एकदम क्लियर कट बात है। अगर बॉन्ड तोड़ना आसान है तो H+ देना आसान, और H+ जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा अच्छा एसिड। तो बॉन्ड जितना बड़ा साइज, बॉन्ड का साइज यानी एटम्स का साइज जितना बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड का लेंथ उसी पर डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो तोड़ना आसान हो जाएगा। तो अगर हाइड्रा एसिड्स होगा तो साइज बढ़ाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यही चीज गेम है। तो तुम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, अलोंग अ ग्रुप साइज फैक्टर काम करता है, अलोंग अ ग्रुप साइज फैक्टर काम करता है, यहां पर भी लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें दे देते हैं यहीं पर। अब जैसे कभी कभी ना ऑक्साइड्स का तुम्हें बात करेगा, क्या बात करेगा? ऑक्साइड्स का नेचर, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बात करेगा। ऐसा भी बात होगा कभी कभी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो मेरे भाई बस सिंपल सा चीज है, कंफ्यूजन कभी कभी स्टार्टिंग में होता है, बट तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Na2O दे दिया, और तुमसे पूछ देगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो तुम तो कंफ्यूज, कि तुम तो रटे थे उतना देर से कि अगर हाइड्रोक्साइड्स होगा तब बना सकते हैं, अब तुम्हें एग्जाम में पेपर में आ गया ऑक्साइड। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, इसे पानी में जैसे ही ऑक्साइड्स को पानी में डालते हैं ये अपने आप NaOH बना देगा। बस मेरे भाई अपने को क्या करना है, यानी जो जो नेचर उसके हाइड्रोक्साइड का होगा वही नेचर उसके ऑक्साइड का होगा। समझ आ गया? तो ऑक्साइड्स हैव सेम नेचर। क्या है कि हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पानी में ही मेजर किया जाता है, तो पानी में डालना ही पड़ेगा। हैव सेम नेचर एज दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड, एज दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सबका नेचर सेम होता है। यानी अगर तुम्हें कभी ऑक्साइड का पूछ लिया तो तुम उसका हाइड्रोक्साइड बना लो और पता लगा लो। हाइड्रोक्साइड का तो तुम्हें आता है देखने के लिए, हाइड्रोक्साइड का तो देखने के लिए आता है, क्या आता है कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो मेरे भाई काम बन गया, तुम्हारा काम तो बन गया। बस जो ऑक्साइड का होगा ऑर्डर वही हाइड्रोक्साइड का होगा, तो तुम उसे हमेशा हाइड्रोक्साइड से रिलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, 3 एग्जाम्पल्स कर लिए। लाइक तुम्हें एग्जाम्पल अगर हम दे दिए Li2O, Na2O, Rb2O, CH2, और हम तुमसे पूछ लिए इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लेफ्ट टू राइट लिखा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा गया है? जल्दी से बता दो, फास्ट भाई, जल्दी से बता दो, हम चाहते हैं आप जल्दी से बता दें। क्या लिख दिया? SRO है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। जल्दी बताओ, फास्ट, टाइम हो रहा है। हाँ, जवाब आ गया, डिक्रीजिंग में लिखा गया है। तो सिंस टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो मेरे भाई क्या चीज होगा यहाँ पे ऑर्डर? तो हाइड्रोक्साइड का भी जो ऑर्डर होता था इंक्रीज, तो सेम ऑर्डर ऑक्साइड का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम ऑर्डर आएगा, इंक्रीज होगा बेसिक स्ट्रेंथ। अभी जस्ट देखे थे इसे कैसे कंपेयर करना था, LiOH, NaOH, RbOH, CSOH से। चलो फिफ्थ का बता दो जवाब, इंक्रीजिंग में लिखा गया है या डिक्रीजिंग में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया, ध्यान रखना। हाँ, डिक्रीजिंग में, जाहिर सी बात सेम क्वेश्चन है, ये भी टॉप से बॉटम वाला है, लेकिन क्वेश्चन में पलट दिया गया है, तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया गया है। तो मेरे भाई ये वाला चीज हो गया, ये वाला चीज एक मेजर पार्ट था जो तुम्हें पता करना था और तुम्हें सीख गए। अब यहीं पर कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल नेचर होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मेरे भाई कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, आप जानना चाहेंगे उसे न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? तो पानी, मेरे भाई पानी भी ऑक्साइड ही है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ये। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी न्यूट्रल होता है, NO
और N2O, ये इतना, ये टोटल 4 ऑक्साइड जो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ध्यान रखना, कोई पूछ सकता है तुमसे कभी भी। और एक और होते हैं एम्फोटेरिक, आप लोग बचपन में नाम सुने होंगे शायद इसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड की भी तरह बिहेव करे और बेसिस की तरह भी बिहेव करे। ठीक है, तो तुम जानना चाहोगे कौन कौन होता है, तो इसका एक ट्रिक है, मेमोरी एड है कि कौन कौन से होते हैं। तो इसको याद रखा जाता है ऐसे, जनाबे अली, जनाबे अली बीमार कर गया, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, जनाबे अली बीमार कर गया, बेकार, बेकार पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, आज सब, आज सब मणिपुरी गीत सुने, मणिपुरी गीत सुने। तुमको सर क्या हिंदी पढ़ाने लगे आप, मेरा यही तो लॉजिक है। देखो, जिंक, जडन, जनाबे से क्या आया जिंक, अली से क्या आया AL, ठीक है, बीमार BI, ठीक है, CR क्रोमियम, ठीक है, गया GA, बेकार BE, ठीक है, पंजाबी PB, सॉन्ग SN, सॉन्ग में होता है ना SONG, सॉन्ग SN, आज AS, सब SB, मणिपुरी MN, गीत जियो, और सुने में तो SN ऑलरेडी आ चुका है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, यानी इन लोगों के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स सॉरी एम्फोटेरिक होते हैं, ये सारे के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे। अब इसमें डाउट मत रेज कर देना, कुछ कुछ में आएगा, जैसे हम क्रोमियम का बात करेंगे स्पेशली और MN का बात करेंगे इसमें, बाकी सारे को छोड़ करके, इन लोग दोनों को छोड़ करके, इन लोग के ऑल बाकी इन लोग में कुछ ऐसे होते हैं ऑक्साइड्स जो एसिडिक या बेसिक नेचर भी शो करते हैं, लेकिन बहुत सारे MN के ऑक्साइड, बहुत सारे क्रोमियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, तो इन लोग दोनों में स्टार मार्क कर देना, बाकी सारे में लिख देना ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, बस यही याद रखना है। यानी फॉर एग्जांपल तुमसे बोलेगा आकर के कोई बेरिलियम ऑक्साइड, तो मेरे भाई खुले में बोल देना कि ये BE यहाँ पे आया, बेकार में BE है, तो ये बेकार वाला ये ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर होता है। कोई बोलेगा कि सर SnO2 आ गया था, मेरे भाई SnO2 आ गया था, ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। कोई बोलेगा सर Sb2O3 आ गया था, सब के सब एम्फोटेरिक है, लेकिन MN के कुछ ऑक्साइड्स और क्रोमियम D ब्लॉक वाले में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट तब होगा जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिया जाएगा, इससे पहले आपको नहीं समझ में आएगा, MN और CR के बारे में पढ़ाएंगे। अभी जितना बताया गया है बस इतना ही में खुश रहने का है आपको, इसके अलावा आपको अगर हम बोलेंगे भी तो कुछ बच्चे को भले समझ में आ जाएगा, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे ही नहीं उस चीज को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखना है आप